हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी कृषि के चैप्टर को देख रहे हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आज हम रोग भी देखेंगे कि कौन सी फसल में कौन सा रोग लगता है, यहां से क्वेश्चन निकल जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ फसलों को और देखते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब एग्जाम में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने लगे हैं। क्योंकि अगर आपके पास सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आप लगा लोगे, लेकिन थोड़ा सा घुमा के आएगा तो उसके लिए थ्योरेटिकल चीज देखनी जरूरी है। तो इससे पहले हमने 2 पार्ट किए हैं, उनको आप देख सकते हो कृषि के, और ये आपका आखिरी तीसरा पार्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। और इसमें हम सबसे पहली जो पहले फसल देखते हैं वो हम चाय को देखते हैं, टी को देखते हैं। बहुत आराम से आप इसको कर पाओगे। देखो, जिसने अगर ये पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो एक बार इनको देख ले, तो आपको बहुत आराम से ये याद हो जाएगा। ठीक है भाई। तो चाय आप ज्यादातर पीते होंगे, ठीक है भाई। दुनिया में अगर आप पानी के बाद कुछ चीज ज्यादा पी जाने वाली देखते हो तो वो चाय ही है, ठीक है भाई। और अब हम इसको देखें कि ये कब उगाई जाती है, कैसे उगाई जाती है, कैसे है। देखो, चाय के लिए चाहिए गर्मी, समझ गए, बेतादाद गर्मी चाहिए। यानी कि इसका टेम्परेचर होना चाहिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, और बारिश भी भरमार चाहिए। हमने देखा है कि इंडिया में 100 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। इसके लिए चाहिए 150 से 250 सेंटीमीटर, यानी कि ज्यादातर वर्षा होती रहनी चाहिए इसके लिए, तब होगी ये। अच्छा, क्या पहाड़ी इलाका भी होना चाहिए? हाँ, थोड़ा पहाड़ी इलाका होना चाहिए, और वो भी पहाड़ी तो ढलान वाला इलाका होता है, यानी कि पानी बरसा और निकल गया, ऐसा चाहिए इसको, समझ गए। तो जहां हमारे यहाँ पहाड़ी इलाका है वहां ऊपर से धूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं तुम हिमालय में जाके उगाने लगो इसको। हिमालय में डीपली जाके नहीं उगा सकते आप इसको। जैसे आप वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में उगा सकते हो, क्योंकि वो शिवालिक पहाड़ियों का एरिया है, वहां आप उगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच का एरिया है वो। अच्छा, बारिश वहां हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश वहां देखने को मिलती है, तो उसके ही साइड में वेस्ट बंगाल में भी खूब अच्छी बारिश हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेम्परेचर भी ठीक चाहिए। तो अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आओ, पहली बात तो चाय, ये चाइना मूल का पौधा है। ध्यान रखोगे, क्या है? चीन मूल का पौधा है। अंग्रेज लेकर आए थे इसको, यहां पर मूल का पौधा है, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। ये एक रोपण और बागवानी फसल है। कैसी है? रोपण और बागवानी फसल में आती है ये भी आप ध्यान रखोगे। आप बोलोगे सर ये बागवानी फसल का क्या हिसाब है? बागवानी फसल है, रोपण है, इसका मतलब ये हुआ कि ये, है ना भाई, ये एक लंबे समय के लिए बड़ा एरिया घेर कर उगाई जाती है, उसको बोलते हैं रोपण फसल, ठीक है भाई। यानी कि लंबे समय तक, जैसे कि 1-2 साल तक एक पूरे बड़े बाग में उगाई जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं उगाया जाता वहां पे, तो बोलते हैं रोपण या बागवानी फसल, ठीक है भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो ये क्या है? रोपण और बागवानी फसल का एग्जाम्पल है। अंग्रेज इसे भारत लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? अंग्रेज इसे भारत लाए थे, ठीक है भाई, भारत लाए थे। अच्छा, इसके लिए अब हम ये देखें कि इसका टेम्परेचर देखते हैं कि इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए। वो चाहिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्मी का इलाका चाहिए। अच्छा, इसके लिए बारिश कितनी चाहिए जी? अच्छी खासी बारिश चाहिए इसके लिए। जितनी अभी तक हमने फसल देखी है कल और परसों में, ये उसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो बारिश इसको कितनी चाहिए? ये चाहिए 150 से 250 सेंटीमीटर चाहिए। इतनी इसके लिए औसतन बारिश चाहिए ही चाहिए, ठीक है भाई। इसके लिए मिट्टी होनी चाहिए लेटेराइट मिट्टी। अब आप सोच लो लेटेराइट मिट्टी कहां मिलती है, मैंने मिट्टियों वाला चैप्टर पढ़ा रखा है आपको, है ना भाई। लेटेराइट मृदा चाहिए इसके लिए, ठीक है भाई। हमारे देश में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उनमें से एक ये है लेटेराइट वाली, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब लेटेराइट मिट्टी ज्यादातर कहां मिलती है? जो नीलगिरी की पहाड़ी है ना दक्षिण में, वहां मिल जाएगी आपको। थोड़ी सी आपको लेटेराइट मृदा केरल के कोस्टल इलाके पे मिल जाएगी, मतलब जो ध्यान रखोगे, जो बिल्कुल किनारे वाला इलाका, वहां आपको देखने को मिल जाएगी, तटीय इलाके पर केरल के। ऐसी कर्नाटक में भी तटीय इलाके पे मिल जाएगी, दार्जिलिंग की पहाड़ियों की तरफ मिल जाएगी, ठीक है, असम में थोड़ी सी मिल जाएगी, ये वहां होती है, ठीक है। अच्छा, भारत में इसकी किस्म कौन कौन सी उगाई जाती है? भारत में इसकी किस्म जो उगाई जाती है ना भाई, इसकी किस्म है, एक तो है असमिया, एक है बोहिया। ये क्या है? असमिया, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, असमिया और बोहिया है, ठीक है भाई, जो भारत में उगाई जाती है इसकी किस्म, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, असमिया और बोहिया।
ये उगाई जाती हैं भारत में इसकी बहुत बड़े लेवल पर। ठीक है भाई, असमिया को असमी भी बोल देते हैं और बोहिया को चीनी बोल देते हैं। ठीक है भाई, ये चीनी किस्म है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। और इसको असमी भी बोलते हैं, असमी। ओके, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमारी डन हो गई। अगर हम देखें इसका उत्पादन कहाँ होता है हमारे भारत में, इसका प्रोडक्शन ये कहाँ उगाई जाती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए असम में खूब होती है ना भाई, वेस्ट बंगाल में। ठीक है भाई, दार्जिलिंग की पहाड़ियों की तरफ, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी की तरफ होती है ना, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर, क्लियर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी पर खूब होती है। अच्छा, नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो तो कर्नाटक के बॉर्डर, केरल के बॉर्डर और तमिलनाडु के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम देखें चाय बोर्ड कहाँ है हमारा, तो चाय बोर्ड आपको मिल जाएगा कोलकाता के अंदर। कहाँ मिलेगा, कोलकाता में है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा यहां तक, बिल्कुल बिल्कुल डन। ठीक है, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है कि हाँ भाई ये हमारी कैसे उगाई जाती है, कैसे नहीं। देखो, अगर चाय के मामले में मैं देशों की बात करूं, जैसे खूब अच्छी केनिया में होती है, कोई दिक्कत नहीं है, तंजानिया में होती है, श्रीलंका में होती है, भारत में होती है, इंडोनेशिया में होती है, खूब होती है। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे इसके बारे में, ये चीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही चीज इसमें से निकाली जाती है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। चाय एक बहुत ज्यादा श्रम वाली खेती है, बहुत इसमें लागत लगती है, बहुत इसमें मजदूर लगते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो कि चाय है ना भाई, ध्यान रखोगे, चाय है ना बहुत श्रम वाली खेती है, बहुत श्रम वाली खेती है। ओके भाई, ध्यान रखोगे, वाली खेती है, ये भी आप ध्यान रखोगे, वाली खेती है ना, इसमें बहुत श्रम है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। ठीक है, मजदूरी भी बहुत लगती है। अब इसी के जैसा सेम चीज आप कॉफी को पकड़ लो। ठीक है भाई, सेम, कुछ चेंज नहीं है, बस जगह चेंज करनी है कहां होती है। ठीक है, तो चलो अगर हम देखें कॉफी को देख लेते हैं। बस कॉफी मीन्स कहवा। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं कहवा हिंदी में। अब इसके लिए अगर हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉफी को देखें तो सर हमारा हो जाएगा कि इसके लिए भी लेटेराइट मिट्टी चाहिए। ठीक है भाई, कौन सी मिट्टी चाहिए, लेटेराइट मिट्टी चाहिए। लेटेराइट सॉइल में होती है, सॉइल में होती है। ओके, इसके लिए भी लेटेराइट मिट्टी ले आइए। अब दूसरी बात, इसके लिए टेम्परेचर कितना लोगे, सेम टेम्परेचर आप लोगे 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, फिर आप बारिश कितनी लोगे, है ना भाई, रेनफॉल इसके लिए सेम 150 से 250 सेंटीमीटर आपको इतनी बारिश चाहिए इसके लिए। अच्छा ठीक है ना, है ना, थोड़ा पहाड़ी इलाका होना चाहिए, थोड़ा पहाड़ी इलाका, जैसे चाय के लिए चाहिए था, पहाड़ी इलाका हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, थोड़ा पहाड़ी इलाका हो। अच्छा, अब दूसरी बात, है ना, दूसरी बात, पूरी दुनिया का भारत में केवल 3.14% उगाई जाती है, पूरी दुनिया का। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पूरी दुनिया का भारत में केवल 3.14% होती है, ओनली 3.14% उत्पादन होता है पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा कहां पर होता है, अगर आप देखोगे ब्राजील में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राजील में उत्पादन होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, सबसे ज्यादा ब्राजील में उत्पादन होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ब्राजील में उत्पादन, क्लियर हो जाएगा, उत्पादन। ठीक है, वहां पर हो गया। अब अगली बात देखें, है ना जो, है ना भाई, जो इसका कॉफी का बोर्ड है वो कहाँ है, बेंगलोर में है ना भाई। अगर हम देखें कॉफी बोर्ड कहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, कॉफी बोर्ड आपको मिलेगा बेंगलुरु में है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, बेंगलुरु में। ठीक है भाई, बेंगलुरु में है। सबसे ज्यादा भारत में कर्नाटक में ही उत्पादन होता है ना भाई, भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में उत्पादन, भारत में सबसे ज्यादा, है ना भाई, कर्नाटक में उत्पादन होता है। ओके भाई, ध्यान रखो, कर्नाटक में उत्पादन, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, उत्पादन होता है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर हम देखें भारत में इसकी जो किस्म उगाई जाती है वो कौन कौन सी है, अरेबिका और रोबस्टा। ठीक है भाई, अगर हम देखें भारत में इसकी किस्म, भारत में इसकी किस्म अगर आप देखोगे, है ना भाई, ध्यान रखोगे, है ना, अरेबिका और रोबास्टा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अरेबिका
और रोबास्टा, ठीक है, ध्यान रखोगे, ये उगाई जाती है, रोबास्टा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, उगाई जाती, ये उगाई जाती हैं। लाइबेरी का भी इसकी किस्म है, लेकिन वो भारत में नहीं उगाई जाती है ज्यादा, अरेबिका और रोबास्टा उगाई जाती हैं ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। ये है हमारी कॉफी के बारे में चीजें। इसके लिए भी लेटराइट मिट्टी चाहिए, और लेकिन ये होती कर्नाटक की तरफ आपको ज्यादा है, कर्नाटक की तरफ वाले ही ज्यादा इसको उगाते हैं, और ज्यादा नहीं उगाते। वेस्ट बंगाल वाले ने कभी थोड़ी बहुत उगा ली। आपको एक चीज पता है, जो हम पढ़ रहे हैं कॉफी, हमारे यहाँ ये स्टेटस का सिंबल है। अब बोलोगे कैसे? आप जब शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद देखते हैं कि कॉफी वाला एक अलग साइड में लगा के रखा हुआ होता है, मीन्स के भाई आज दावत में क्या कॉफी है। और जबकि सभी देशों में ये आम है, नॉर्मल है, जैसे आप चाय पीते हो, समझ गए, नॉर्मली जैसे आप चाय पीते हो ना, नॉर्मल दिन में 2-3 बार चढ़ा गए, समझ गए, ऐसे ही ये बाहर के देशों में कॉफी भी नॉर्मल है, दिन में 2-3 बार चढ़ा गए। और हमारे यहाँ क्या स्टेटस का सिंबल, भाई उसकी शादी में कॉफी लगी थी। या फिर अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो कॉफी है ना, स्टेटस का सिंबल है कि हाँ आप कॉफी पी रहे हो तो आप थोड़ा एजुकेटेड हो, या फिर थोड़े से अमीर हो, या थोड़ा हाँ आप में कोई बात है, तो देख रहे हो, तो आप ऐसी चीज को पढ़ रहे हो, तो ये चीज है। अच्छा, अब हमारी ये वाली फसल हो गई। अब आते हैं हम कपास के ऊपर कि भाई कपास का क्या सिस्टम है, कपास कब उगाई जाती है, कैसे है। बहुत सिंपल है, इसको देखते हैं। कपास यानी कि कॉटन, ठीक है भाई, इस कॉटन को हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हो क्या चीज है ना, कि ये किसकी फसल है। याद है कपास को हमने शुरू में जब पढ़ा था तो उसको हमने खरीफ की फसल बताया था। तो ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। तो हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं कि खरीफ की फसल है। अब जब खरीफ की फसल है तो भैया टेम्परेचर, ठीक है भाई, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? टेम्परेचर खरीफ वालियों के लिए 25 से 30 डिग्री औसतन चाहिए होता है, ठीक है भाई, कपास के लिए इतना चाहिए। इसके लिए बारिश कितनी चाहिए? बहुत न्यूनतम, ज्यादा बारिश नहीं चाहिए, समझ गए। अगर हम देखें इसके लिए जो आप बारिश देख रहे हो है ना, बारिश इसके लिए ज्यादा नहीं चाहिए, बारिश चाहिए 70 से 90 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बारिश ज्यादा की नीड नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उगाई जा रही है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अगर आप देखोगे सिंधु है ना भाई, घाटी सभ्यता के समय से उगाई जा रही है, सभ्यता के समय से उगाई जा रही, समय से उगाई जा रही, भारतीय मूल का पौधा है ये, समझ गए, उगाई जा रही। इंडियन रूट प्लांट है ये, भारत का ही है, समझ गए, हमने किसी देश से लिया नहीं है, समझ गए भाई। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, इंडियन रूट प्लांट है ये, ऐसे भी आप लिख सकते हो, इंडियन रूट प्लांट यानी कि भारतीय मूल का पौधा है, ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे इसके बारे में। ओके, इंडियन रूट प्लांट हो गया। इसको सफेद सोना बोलते हैं, क्योंकि ये काली मिट्टी में जब सफेद सफेद रुई दिखती है तो ऐसे लगता है जैसे सफेद सोना लग रहा है, ठीक है। तो ये काली मिट्टी में बहुत अच्छी होती है, ये ब्लैक सॉइल में अच्छी होती है ना भाई, ब्लैक सॉइल में अच्छी होती है, क्लियर हो जाएगा, अच्छी होती है। इसे सफेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सफेद सोना कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखोगे, इसे सफेद सोना कहा जाता है ना भाई। व्हाइट गोल्ड इन ब्लैक सॉइल, ये भी आप लिख सकते हो इसको, है ना, काली मिट्टी में सफेद सोना, है ना भाई, काली मिट्टी में सफेद सोना, ऐसे भी आप ध्यान रखना, काली मिट्टी में सफेद सोना इसको कहा जाता है, यानी कि है ना भाई, व्हाइट गोल्ड इन ब्लैक सॉइल। ओके भाई, व्हाइट गोल्ड इन ब्लैक सॉइल, ऐसे भी इसको बोल देते हैं। अच्छा अच्छी, ठीक है, इतनी बात बढ़िया हो गई। और आपको तो पता ही है भाई, आप जो सर्दियों में तो इसका बड़ा उपयोग है ना। अब जब आप ठंड में ठिठुरने की कोशिश करते होंगे तो ठिठुरने नहीं देती है ना, कौन है ना, रजाई। और रजाई में ज्यादातर क्या होता है? ज्यादातर रुई यूज होती है, ओके, इंडिया के अंदर अभी भी, ठीक है। तो अगर आप थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं तो फिर अलग बात है, लेकिन बहुत से लोग आज भी रजाई ही यूज करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, यहां तक हमारी बात हो गई, ये हो गया। अब बात आती है इसका उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। इसका उत्पादन अगर आप देखोगे, है ना भाई, इसका उत्पादन आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मध्य प्रदेश है, ईटीसी, ओके भाई,
इस तरफ आपको ये देखने को मिल जाएगा इसका उत्पादन। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं अगली फसल की ओर, अब आते हैं गन्ना। ठीक है भाई, यानी कि शुगर केन की ओर आते हैं। शुगर केन है ना, शुगर केन पर देखते हैं, यानी कि आप देखते हो गन्ना। देखो भाई, तुम्हारे इलाके में इसको क्या क्या बोलते होंगे वो अलग बात है, हमारे इलाके में बहुत अलग बोलते हैं है ना, इसको बहुत अलग लेवल से पुकारा जाता है, बाकी तो अलग बात है। तुम्हारे इलाके में क्या बोलते हैं आप कमेंट में बता देना, ठीक है। चलो, अब ये जो शुगर केन है, ये एक व्यापारिक फसल है, ये एक कैश क्रॉप है, और इसको खरीफ या रबी आप किसी भी मौसम में बो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो इसके अच्छे मौसम माने गए हैं वो माने गए हैं, जैसे आप बो सकते हो इसको अप्रैल के समय, बहुत बढ़िया बूती, जून के समय पे बो सकते हो, अक्टूबर के समय पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब बढ़िया होगी। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसका जो बीज है, ध्यान रखोगे कोई ऐसा, जैसा ध्यान रखोगे जो सीड्स होती है वैसा नहीं है, कोई बीज जैसा नहीं होता है। इसी गन्ने को काटा और इस गन्ने के काट के कुछ किए टुकड़े, समझ गए, यानी कि एक गन्ना है अच्छा खासा 7-8 फुट का, उसको काटा, काटने के बाद उसके कुछ पेंडे बनाए, मीन्स उसके कुछ हिस्से बनाए छोटे 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 छोटे, लगभग इतने बड़े बड़े, उनको लिया और खेत में डाला। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और डालने के बाद ऊपर से उस पर मिट्टी डाल दी गई और बराबर कर दी। ठीक है भाई, फिर उसमें वो अंकुरित निकलने लगते। ओके, तो गन्ने की खेती ऐसी है। अच्छा, अब गन्ना जो आपको देखने को मिलेगा भरमार, वो मिलेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, समझ गए। अगर आप हरियाणा में भी देखोगे तो हरियाणा में इतना ज्यादा गन्ना का उत्पादन नहीं होता, पंजाब में इतने बड़े लेवल पे गन्ने का उत्पादन नहीं होता। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है उसमें भरमार तुम्हें गन्ना मिलेगा। जब कभी आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मान लो आप गाजियाबाद से चले, ठीक है, बाई रोड जा रहे हो चाहे बाई ट्रेन जा रहे हो, और पार सहारनपुर तक निकल जाओ, तुम्हें गन्ने की खुशबू आएगी, समझ गए। तुम किसी मौसम में चले जाना उसी मौसम में तुम्हें गन्ने की खुशबू आएगी, मीठी मीठी सी खुशबू आएगी आपको उस क्षेत्र में, हमेशा एक अलग है, समझ गए। ये भी आप ध्यान रखें। चलो, गन्ना कैसी है, एक व्यापारिक फसल है, एक व्यापारिक फसल है। व्यापारिक फसल मींस ये एक कैश क्रॉप है। अच्छा, व्यापारिक फसल क्या होती है अभी बताता हूं, है ना भाई, कैश क्रॉप है ना। व्यापारिक फसल क्या होती है, जिनको आप कट करने के बाद तुरंत बाजार में बेच के आओ और उससे लाभ कमाओ, ये होती है व्यापारिक। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान के लो आपने इसको काटा, काटने के बाद आप क्या करते हो, कुछ दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए खेत में ही रख देते हो, पाती से ढक के, समझिए भाई, पाती होती है, इसी की पाती होती है, उसी से ढक देते हो खेत में। अब ढक दिया ताकि ये थोड़ा सड़े ना, थोड़ा ताजी ताजी सा रहे ठंड में, है ना। या अगर कोई दिख भी रहा होता है, मतलब जैसे पाती नहीं है उसके ऊपर ढकी हुई, तो कोई गिदड़ा आएगा वो उसे खराब कर देगा, ठीक है, कोई जंगली सुअर आएगा वो उसे खराब कर देगा, और उससे बढ़िया तो कोई इंसान आएगा, वो एक निकाल के देखेगा कि ये बढ़िया गन्ना है, इसको यूं ही छोड़ देगा, फिर दूसरा निकाले खराब कर देगा, मीन्स उसको सारे को जो तुमने पूरा ढू का ढू बनाया हुआ है। तो इससे ढकने के लिए, ठीक है, कि हाँ भाई भाई थोड़ा हिसाब से देखना, ये ढका हुआ है तमीज में, यानी कि अब उसको खेत से उठाया। अब उठाने के बाद आप या तो मील पे गेर के आओगे, या कांटे पे गेर के आओगे, या कलेसर पे गेर के, कलेसर मीन्स कोल्हू, ठीक है, वहां गेर के आओगे, इन तीनों में से कहीं ना कहीं गेर के आओगे। अगर तुमने बहुत टाइम लगा दिया तो वो गन्ना सड़ जाएगा, की तरह नहीं है कि तुम टंकी में भर के रख लोगे वो सेफ रहेगा, चावल की तरह नहीं है कि तुम उसे टंकी में भर के रख लोगे सेफ रहेगा, समझ गए, वो सड़ जाएगा, वो कैश क्रॉप है, उसको कट करके तुम्हें बाजार में बेच के आना पड़ेगा फटाफट, और उससे लाभ कमाओ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैश क्रॉप। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। व्यापारिक फसल बोल सकते हो इसे, या फिर नकदी फसल बोल सकते हो, यहां पर तुम्हारी मर्जी है जैसे आप लिखना। ठीक है भाई, ये आपकी नकदी फसल, आप इसको लिखना चाहो कैश क्रॉप तो आप लिख सकते हो, व्यापारिक फसल इसको बोलना चाहो तो बोल सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो व्यापारिक फसल। ठीक है भाई, व्यापारिक फसल भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है, इसको आप खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगा सकते हो, खरीफ और रबी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, रबी दोनों मौसम में उगा सकते हो, दोनों मौसम में उगा सकते हो, मौसम में उगाई जाती है, उगाई जाती है।
ठीक है, नो प्रॉब्लम भाई, उगाई जाती है। अगली बार देखते हैं। अब इसमें देखो, जब ये दोनों में उगाई जाती है तो टेम्परेचर उसी हिसाब से रखना पड़ेगा हमें, और बारिश का हिसाब भी उसी हिसाब से रखना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं भी टेम्परेचर ऐसा लाओ जो सर्दी को भी सूटेबल हो और गर्मी को भी हो। तो मैं कह देता हूं 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, औसत इतना टेम्परेचर। और इसके लिए बारिश कितनी बोल देते हैं, इसके लिए बारिश बोल देते हैं इसमें लगभग 70 से 150, है ना भी, ध्यान रखोगे, सेंटीमीटर। क्योंकि भाई देखो, इसको अगर तुमने मानसून के समय पे तुम्हारे खेत में खड़ी है, कितनी बारिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी है, पर इसके लिए तो भलाई ही है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों में भी इसे अगर थोड़ा बहुत लेट लेट पानी मिल रहा है, 15-20 दिन में मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो खड़ी रहेगी, कोई दिक्कत। ठीक है भाई, अच्छा, यहां तक हमारी बात हो गई यहां पर, ठीक है भाई। टेम्परेचर हो गया, बारिश हो गई, खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाती है, ओके। अब मेन चीज है कि हमारा गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो है लखनऊ में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अगर आप देखोगे गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, गन्ना अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिलेगा लखनऊ में, लखनऊ में। अच्छा, गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर है, ठीक है भाई, अगर हम देखें, है ना, तो ये आपको कोयम्बटूर में देखने को मिलेगा, है ना भाई। गन्ना प्रजनन, है ना भाई, प्रजनन कार्य केंद्र आपको कहां पर देखने को मिलेगा जी, ये मिलेगा कोयम्बटूर में। अब कोयम्बटूर कहां है, देखो लखनऊ तो यूपी में आप जानते हो अच्छे से, और कोयम्बटूर कहां पर है, ये भी तमिलनाडु में, आप जानते हो अच्छे से, ठीक है भाई। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा यहां तक, ओके। अब दूसरी बात, गन्ने के लिए, गन्ना जैसे आपने बोया, मान के चलो आपने अप्रैल में बो, अब वो अप्रैल में अपना आराम से बूते बूते अपना मतलब पूरा वो बढ़ रहा है, अपना खाद पानी तुम उसमें लगाए जा रहे हो, दवाई मार दिया, कभी जिंक मार दिया, कभी रिजेंट मार दिया तुमने, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे नलाई पलाई सब चीज होते होते वो अब लगभग अक्टूबर में आ गया। अक्टूबर में वो तुम्हें दिखने लगा कि हाँ गन्ना ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब अक्टूबर में उसमें और थोड़ा खाद पानी लगाओ, क्योंकि आप उसे फरवरी में जाके काटने वाले हो, है ना, क्योंकि अभी वो उसको बोलते हैं प्योदा, ठीक है भाई। प्योदा मीन्स अभी ये पहली पहली बार की ईंख है, आपने अभी उसको काटा नहीं है, तो उसको प्योदा बोलते हैं। तो वो फरवरी तक पहुंच जाएगी, फरवरी में अब आप उसको काटोगे, काट दिया, उसमें इतना गन्ना नहीं निकलेगा जो जो आपने उम्मीद करी थी कि भाई किसी, है ना, जो दूसरी बार की ईंख होती है उसके बराबर नहीं निकल, पहली बार वाले में ध्यान रखना, पहली बार वाले में कम निकलता। तो आपने काट दिया, काट के आप उसे डाल आए, अब जो आएगा दोबारा से गन्ना, आपको बीज बोने की जरूरत नहीं है, उसी में से और अंकुर होंगे और पेड़ निकलेंगे, उसी में से और पौधे उसमें से निकल जाएंगे। अब बहुत बढ़िया लेवल पे आएगा निकल। और इस बार जो फरवरी से लेके, आप बेशक अक्टूबर में ही काट लेना, इस बार आपने फरवरी में काटा पहला वाला, और अब अगले अक्टूबर में आप उसको, यानी कि लगभग 2 साल का आपका खेत घिर जाता है इससे, और 2 बार आप कटाई कर लेते हो बढ़िया करके, कोई कोई तो तीसरी बार भी कटाई कर लेता है, समझ गए। दूसरी बार बहुत बढ़िया निकलता है, आप उसमें खाद पानी लगाइए, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। हमारा ये हो गया यहाँ पर गन्ने का काम, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा आगे, एक अगली फसल की ओर चलते हैं। वो फसल कौन सी है, वो फसल है जूट की। जूट जानते हो आप, ठीक है भाई, जिसको हम बोलते हैं पटसन। आप इसको पटसन बोलो, चाहे आप इसे सन बोलो, चाहे आप इसे जूट बोलो, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई, इसके इतने सारे नाम हैं। अच्छा ठीक है ना। अब ये जो जूट है, ये भी बिल्कुल कपास जैसा ही हिसाब है इसका, ज्यादा पानी, ज्यादा टेम्परेचर, खरीफ का समय, ठीक है भाई। तो फर्स्ट क्या लिखोगे, खरीफ के समय की फसल है, खरीफ की फसल है, तो हमारा यहां पर क्या हो गया, खरीफ की फसल है, ठीक है। और अगर हम देखें टेम्परेचर आपको चाहिए कितना, टेम्परेचर चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप देखोगे बारिश कितनी चाहिए, बारिश आपको चाहिए ही चाहिए, है ना, लगभग लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर, इतनी चाहिए ही चाहिए। इसको हम गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है भाई। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, इसे भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है, भारत का स्वर्णिम, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, स्वर्णिम तंतु कहा जाता है, स्वर्णिम तंतु कहा जाता है, ठीक है भाई, इसको भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, ओके, गोल्डन फाइबर
फाइबर ऑफ इंडिया हम इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। सुनहरा रेशा क्रांति इसी से ही जुड़ी हुई है, आप लिख सकते हो, हमने क्रांतियों वाले चैप्टर में वो चीज करी हुई है। तो भारत का स्वर्णिम तत्व इसको कहा जाता है, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया बोला। ओके, पर ये होता कहाँ है, किस क्षेत्र में होता है, अगर हम देखें, और ये पूर्व के क्षेत्र में होता है, यानी कि जो हमारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम है, इस क्षेत्र में होता है। और किस देश में ज्यादा होता है, बांग्लादेश में ही ज्यादा होता है, वो भी तो हमारे पूर्व में ही है। ठीक है भाई, तो अगर हम देखें, है ना भाई, किस देश में उत्पादन, देश में ज्यादा उत्पादन, है ना भाई, बांग्लादेश में। देश में ज्यादा प्रोडक्शन किस में होता है, वो होता है बांग्लादेश में। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, बांग्लादेश में। किस राज्य में ज्यादा उत्पादन है, तब अगर हम देखें राज्य में ज्यादा उत्पादन, है ना भाई, ज्यादा उत्पादन, तो अगर हम देखें किस राज्य में ज्यादा उत्पादन है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में। अच्छा, कैसा होता है, मैं आपको एक बार इसमें दिखाऊं, है ना भाई, जूट को दिखाता हूं, जूट का पौधा दिखाता हूं आपको, फिर आपको और अच्छे से इसको क्लैरिफाई होगा। ठीक है भाई, जूट का जो पौधा है वो कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है भाई, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये जूट का पौधा। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये पौधा, इससे रस्सी बनाई जाती है ये। ओके, अभी बताता हूँ ये प्रोसेस कैसे होता है रस्सी का, है ना। देख रहे हो, बैग भी बनाए जाते हैं, ये सब बैग वगैरह है, हल्के फुल्के आपको दिख रहे होंगे। ठीक है भाई, ये ऐसा होता है ये कुछ। ठीक है भाई, ऐसा होता है, ऐसा दिख रहा है भाई यहाँ पे। अब ये क्या है, जैसे आपने इसको बो दिया, होने के बाद ये बड़ा हो गया, बड़े होने के बाद अब इसको काटा। ठीक है भाई, काट दिया, इसकी गड्डी बना दी अच्छी खासी, खेत में डाल दी कुछ दिन के लिए सूखने के। ठीक है, 10-15 दिन डाले रखा खेत में, उठाया, उठाने के बाद जो तुम्हारे गांव का तालाब होता है, उस तालाब के किनारे ले जाके इसको दाब दिया, कि थोड़ा से पानी के अंदर किनारे किनारे पे दाब दिया, उसके ऊपर कुछ भारी वजन रख दिया या फिर मिट्टी रख दी तालाब। 1 महीने के बाद इसको निकाल, ठीक है, निकाला। अब तुम जब इसको आराम से इसके ऊपर से रस्सी को हटाओगे ना, इसके कपड़े हटाओगे, तो वो बहुत आराम से हट जाएंगे, यानी कि वो लकड़ी अलग हो जाएगी और रस्सी अलग हो जाएगी। ठीक है, और ये जो सिंगल लकड़ी है वो बहुत हल्की होती है, सर्दियों में बहुत बढ़िया जलती है, थोड़ी सी आग लगा दो बढ़िया आग देती है, समझ गए, तो इसको जलाने के काम आ जाती है लकड़ी। और बाकी जो रस्सी है उसको धो, साफ करो, साफ करने के बाद अब उस रस्सी को बट लो। ठीक है भाई, उससे कुछ बना लो, चाहे तुम अपने झोटे का जेवड़ा बना लो, ठीक है, चाहे उससे तंग बना लो, पेटी बना लो, ठीक है, चाहे झोला बना लो, रस बोरी बना लो उससे, ठीक है भाई, रस्सा बना लो उससे, जो बन, खाट की पायत बना लो, खाट बुन लो उससे, जो करो उससे वो कर लो। ठीक है भाई, तो नेचर के द्वारा दी हुई ये तो हमारे लिए रस्सी है, ऐसे आप कह सकते हो इसको। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा, जो हमने इसको देखा, जूट को ये किस एरिया में होता है, कैसे होता है। ठीक है भाई, अब फसलों में लगने वाले रोग देखते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, फसलों में लगने वाले रोग, है ना भाई, आ जाओ इसमें देखते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फसलों में लगने वाले रोग, लगने वाले रोग, है भाई, आज ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, बिल्कुल डन डनाडन। तो आओ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डालो जी, गेहूं फसल में कौन सा रोग लगता है। गेहूं में जो लगता है वो अनावृत कंडुआ लगता है, यानी कि लूज स्मट, आपको पता ही है, अनावृत कंडुआ लगता है जी। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं हम लूज स्मट। ठीक है भाई, लूज स्मट बोलते हैं। एक है, और इसमें लगता है रस्ट ना, और रस्ट के 3 प्रकार होते हैं, ये मैंने लिखवा दिया था आपको, है ना भाई। एक होता है ब्लैक, येलो, ब्राउन, याद है ना, ब्लैक हो गया, येलो हो गया, ब्राउन हो गया। ठीक है भाई, ब्लैक, येलो, ब्राउन, ठीक है, ओके, और बंट हो गया। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना। अगर हम देखें, करनाल बंट हो गया, करनाल बंट, ये भी रोग लगता है इसमें, करनाल बंट, है ना, क्लियर हो जाएगा, ये भी रोग इसमें। ओके, और कोई लगता है, सेहू लगता है इसमें, अगर आप सेहू को लिखना चाहे तो ये भी लगता है। ठीक है भाई, सेहू रोग इसमें लगता है, सेहू, ये भी आप ध्यान रखोगे, सेहू। ठीक है, अब आते हैं अगली वाली फसल पर। अगली वाली फसल है चावल, है ना भाई। चावल में बहुत प्रसिद्ध सी, है ना भाई, ध्यान रखोगे, एक रोग है, उसका नाम है खैरा। ठीक है, ध्यान रखो, खैरा बहुत आता है, जस्ते की कमी की वजह से वो लगता है। ठीक है भाई, तो ऐसे एक होता है शीत झुलसा, जिसको शीत ब्लाइट बोलते हैं,
ठीक है भाई। एक होता है खैरा, खैरा किसकी कमी की वजह से? जस्ते की कमी की वजह से, जस्ते की कमी की वजह से लगता है, यानी वो कमी की वजह से है। ठीक है भाई, जस्ते की कमी की वजह से है। एक होता है शीत झुलसा। क्या होता है? शीत झुलसा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, शीत झुलसा यानी कि शीत ब्लाइट। ओके भाई, शीत ब्लाइट। ओके, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, शीत ब्लाइट, शीत झुलसा। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अगला है मक्का। अच्छा, मक्का जो है ये किसकी है? खरीफ की फसल है। इसमें लगता है डॉनी मेल्ड्यू, यानी कि तुलसीता रोग लगता है। कौन सा लगता है? तुलसीता रोग। ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना, है ना। कौन सा है? डॉनी मेल्ड्यू। ओके भाई, ध्यान रखोगे, डॉनी मेल्ड्यू ये लगता है इसमें। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगला है मूंगफली। मूंगफली में लगता है टिक्का रोग। ठीक है भाई, कौन सा है? टिक्का। अगर हम देखें मूंगफली में आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा? टिक्का। ये भी आप ध्यान रखना, टिक्का बहुत प्रसिद्ध है टिक्का। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, इसके अलावा कौन सा आ जाएगा? सोयाबीन। सोयाबीन में लगता है पीला चित्रवण रोग। ठीक है भाई, अगर आप देखोगे सोयाबीन में क्या लगता है? सोयाबीन मध्य प्रदेश में खूब बढ़िया होती है। इसमें लगता है पीला चित्रवण रोग, चित्रवण रोग ये लगता है इसमें। ठीक है भाई। अच्छा, आपने बाजरा सुना है, तो बाजरा में क्या लगता है? अर्गट लगता है, अर्गट। कंडुआ भी लगता है इसमें, ये भी आप ध्यान रखना। बाजरे में अगर हम देखें बाजरा, बाजरे में आपको क्या देखने को मिलेगा? अर्गट हो गया, अर्गट। अर्गट पेपर में ज्यादा आता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और इसमें लगता है कंडुआ, याद रखोगे, कंडुआ यानी कि स्मट, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, तो इसमें ये रोग लगते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गन्ने में रेड रॉट लिख लीजिए, गन्ना। ठीक है भाई, गन्ने में आप कौन सा लिखोगे? रेड रॉट, रेड रॉट, है ना। गन्ना सड़ जाता है ना, आपको पता है, लाल लाल उसमें पड़ जाता है कीड़ा, बस वही है। ठीक है भाई। ज्वार, ज्वार में कौन सा है? कंडुआ, ये लिख सकते हो, ज्वार में कंडुआ यानी कि स्मट। ओके भाई, स्मट ये आप इसमें लिख सकते हो। अच्छा, अब आते हैं बिल्कुल अलग चीज पर। हमारी ये तो हो गई। हमारे देश में जोत के कितने प्रकार हैं? जोत के 5 प्रकार हैं। अच्छा, ये कौन कौन से प्रकार है? ठीक है भाई, जो किसान, ऐसा है, जोत का मतलब है भाई हमारे देश में किसान किस प्रकार की खेती करते हैं, मतलब कितनी लेवल पर, कितने बड़े लेवल पर और कितने छोटे लेवल पर कृषि करते हैं, ये है इसका मतलब जोत के प्रकार। कि हमारे यहाँ इतने हेक्टेयर पर कितने ज्यादा किसान हैं, इतने हेक्टेयर पर कितने ज्यादा किसान हैं, या फिर ज्यादा बड़े हेक्टेयर पर कितने, यानी कि हमारे यहाँ कैसे किसान ज्यादा हैं, किस टाइप के किसान ज्यादा हैं, ये देख रहे हैं हम। तो हम देखते हैं जोत के प्रकार। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना, जोत के प्रकार, है ना। कितने प्रकार है इसके? 5 टाइप है, 5 प्रकार है। यहां से क्वेश्चन निकाल लिया जाता है। हमेशा एक चीज यहां रखो, 1 हेक्टेयर इजकल टू कितना होता है? बहुत आसान है ये। ठीक है भाई, 1 हेक्टेयर इजकल टू है 10,000 वर्ग मीटर। क्या भाई, किलोमीटर मत समझने लगना, गड़बड़ हो जाएगी। 10,000 वर्ग मीटर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सीमांत जोत की। सबसे ज्यादा हमारे देश में आपको यही देखने को मिलेंगे किसान, ठीक है, जो सीमांत जोत में आते हैं। किसमें आते हैं? सीमांत जोत। ये सीमांत जोत क्या है ना भाई, सीमांत जोत जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल होल्डिंग्स। ठीक है भाई, 1 हेक्टेयर या उससे कम भूमि पर जो कृषि करता है उसको बोलते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 1 हेक्टेयर या उससे कम भूमि पर जो कृषि करता है उसको बोलते हैं सीमांत जोत। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सीमांत जोत, ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो मैं यहां पर लिख दूं 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर या उससे कम, ध्यान रखोगे, उससे कम जमीन पर कृषि करने वाले किसान को, है ना भाई, ध्यान रखोगे, जमीन पर कृषि करने वाले, ना भाई ध्यान रखो, कृषि करने वाले, करने वाले किसान किसमें आते हैं? किसान सीमांत जोत में आते हैं। हमारे देश में यही सबसे ज्यादा है, सीमांत जोत में आते हैं हमारे देश में, ध्यान रखोगे, यही सबसे ज्यादा है। समझ गए भाई, सबसे ज्यादा यही है हमारे देश में, लिख सकते हो, हमारे देश में सबसे ज्यादा यही है ना भाई, सबसे ज्यादा यही है। चलो हो जाएगा, सबसे ज्यादा यही किसान है, यही किसान है।
ठीक है ना भाई। अच्छा, अब आते हैं अगली वाली। ये तो हो गई कौन सी वाली, ये तो है मार्जिनल होल्डिंग्स, ये लिख सकते हो आप, इसको बोलते हैं मार्जिनल। ठीक है भाई, इसको आप लिख सकते हो मार्जिनल होल्डिंग्स। ओके भाई, होल्डिंग्स ये है, यानी कि सीमांत जोत इसको बोलते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अगली वाली पर आते हैं, जोत वाले के, छोटी जोत यानी कि स्मॉल होल्डिंग्स। ओके भाई, स्मॉल होल्डिंग्स। अच्छा, ये जो स्मॉल होल्डिंग्स है, ये क्या सीमांत वाले से बड़ी है या छोटी है? सीमांत वाले से थोड़े बड़े किसान हैं। 1 से 2 हेक्टेयर देखोगे के बीच जमीन पर कृषि करते हैं। 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच, है ना भाई, के बीच जमीन पर कृषि करते हैं, जमीन पर कृषि करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखो, कृषि करते हैं, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, करते हैं। तो ये हो गई हमारी स्मॉल होल्डिंग्स। इसके बाद कौन सी आती है? अर्ध जोत, है ना भाई, ध्यान रखोगे, इसमें है अर्ध मध्यम जोत, अगली वाली अर्ध मध्यम, यानी कि थोड़े और बड़े किसान, अर्ध मध्यम जोत वाले, यानी कि सेमी, है ना भाई, ध्यान रखोगे, है ना, इसमें सेमी मीडियम होल्डिंग्स इसको आप बोल सकते हो, है ना भाई, ध्यान रखोगे, अर्ध मध्यम जोत को तो क्या बोलोगे आप? सेमी मीडियम होल्डिंग्स। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये आप बोलोगे इसमें सेमी मीडियम होल्डिंग। अब ये जो सेमी मीडियम होल्डिंग्स है, इसमें 2 से 4, ध्यान रखोगे, क्या लिखोगे? 2 से 4 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर, है ना भाई, ध्यान रखोगे, के बीच, के बीच जमीन पर कृषि वाले करने वाले किसान, जमीन पर कृषि करने वाले किसान, कृषि करने वाले किसान इसमें आते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अब आप देख लेना कि आप किस कैटेगरी में आते हो, है ना भाई, ये आपके ऊपर बात है। अच्छा, ये होगा सेमी मीडियम हमारे यहां पर। अगला देखते हैं, ये तो है अर्ध मध्यम, अब है मध्यम जोत। ये मध्यम जोत में कितना आएगा? मध्यम जोत यानी कि मीडियम होल्डिंग्स, है ना भाई, मीडियम होल्डिंग्स, मीडियम होल्डिंग्स को आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ये मीडियम होल्डिंग्स में कितने से कितने के बीच में आते हैं? देखो, ये है, तो इसमें 4 हेक्टेयर से, 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर, है ना भाई, ध्यान रखो, 10 हेक्टेयर जमीन, है ना भाई, 10 हेक्टेयर के बीच, के बीच जमीन पर, जमीन पर कृषि करने वाले किसान आते हैं। ठीक है भाई, कृषि करने वाले किसान आते हैं, कृषि करने वाले किसान इसमें आते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखो, किसान आते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, 2011 के हिसाब से ऐसे किसानों की प्रतिशत कितना है? 2011 के हिसाब से 21.20% ऐसे हमारे देश में आपको किसान देखने को मिले। ठीक है भाई, जो इस बीच में है, और ये आपको किस तरफ देखने को मिलेंगे? पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र में। ठीक है भाई, कुछ राजस्थान के क्षेत्र में भी आपको मिल जाएंगे। अब देखते हैं बड़ी जोत जो है ना भाई, वो है बड़ी जोत, यानी कि बड़ी जोत आप देख रहे हो, अब जो हमारे यहाँ बड़े बड़े जमींदारों वाला इलाका है, ठीक है भाई, जिसको हम बोलते हैं लार्ज होल्डिंग, लार्ज होल्डिंग्स। ठीक है भाई, ये आपको क्या देखने को मिलेंगे? 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये आपको कितने पर देखने को मिलेंगे? 10 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, है ना भाई, उससे ज्यादा जमीन पर, है ना भाई, कृषि करने वाले किसान, कृषि करने वाले किसान। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब ये आपको कहां देखने को मिलेंगे? ये मिलेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की साइड वही। ठीक है भाई, और ऐसे जो 2011 के हिसाब से जो परसेंटेज है, 10.59% हमारे यहां पर है ऐसे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। इसका हिस्सा, जो बड़ी जमीन का हिस्सा, वो कितना है? 10.59% आप देख सकते हो, जो बड़े किसान जोत रहे। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो ये हमारे लिए, और ये है ना, ऐसी जो हमारे यहाँ जोत मिलती है मध्यम जोत, वो है 2011 के हिसाब से 21.20%। तो आप क्या इस कैटेगरी में आते हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र में, या फिर आप इस कैटेगरी में आते हो? ठीक है भाई, तो ये उम्मीद है हमारी बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई होंगी। हमारे ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। मैंने थ्योरेटिकल ये चैप्टर आपको 3 पार्टों में करा दिया।
इससे पहले 2 दिन और क्लास डल गई है और ये आज आखिरी क्लास थी। उम्मीद है हमारी बहुत सारी चीजें कवर हुई। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। डिटेल में पढ़ोगे कभी मात नहीं खाओगे, समझ गए, एक एक चीज। और ऊपर ऊपर पढ़ोगे हर बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। फिर मिलूंगा मैं, तब तक।